जय हिंद साथियों, मैं राव की स्वागत करता हूं एक बार फिर से प्लस आईसीएस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग दोस्तों जैसे में हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग कितना तक कर चुके थे? 5 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्या चाहिए? प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को करेंगे। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर कितना 6 को करने वाले हैं। चलिए हम लोग पहला प्रश्न को की तरफ चलते हैं। आशा करते हैं दोस्तों इससे आपकी तैयारी को अच्छा रिवीजन तैयारी जो पहले से किए होंगे आप लोग उसका उसका क्या चाहिए अच्छा रिवीजन हो रहा होगा इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। आइए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन के तरफ से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत के अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो कौन है दोस्तों? सीपी राधा कृष्णन। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधा कृष्णन है। उन्होंने चुनाव में किन्हें पराजित किया था दोस्तों? ये पूछ रहा है कि अभी जो वर्तमान में सीपी राधा कृष्णन जो उपराष्ट्रपति बने हैं, जो किन्हें पराजित करके बने हैं। अब यहाँ से समझिएगा किन्हें पराजित किया है। ऑप्शन दिए गए 4 दोस्तों, पढ़िए पहले। तब हम लोग इनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। पहला क्या चाहिए है? श्रीनिवास रेड्डी को, या रवि कुमार रेड्डी को, या के वेंकट प्रसाद राव को, या बी सुदर्शन रेड्डी को। तो अभी वर्तमान में किन्हें हरा करके बने हैं? तो वी सुदर्शन रेड्डी को। इन्हें दोस्तों कितने वोट मिला था वी सुदर्शन रेड्डी को? तो 300 वोट मिला था। और सीपी राधा कृष्णन को कितना वोट मिला था? तो कितना 452 वोट मिला था, सॉरी हाँ 452 वोट मिला था। याद रखिएगा कितना वोट? 452 वोट मिला था। और बी सुदर्शन रेड्डी को कितना मिला था? तो 300 वोट मिला था। आगे हम लोग समझिएगा इसमें, आगे हम लोग इसमें क्या समझने वाली बात है। जैसे में अब यहाँ उपराष्ट्रपति की चर्चा की गई है, तो उपराष्ट्रपति का चर्चा हम लोग किस आर्टिकल में पढ़े हैं? तो किस आर्टिकल में पढ़े हैं? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 63 में भारत में का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। ये किस आर्टिकल में चर्चा है? तो अनुच्छेद अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 64 याद रखिएगा साथ साथ। अनुच्छेद 64, आर्टिकल 64 में क्या लिखा गया दोस्तों? आर्टिकल 64 में कि जो उपराष्ट्रपति है, क्या चीज? जो उपराष्ट्रपति हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं वो क्या चीज? वो पदेन सभापति भी हो सकते हैं। क्या चीज? पदेन सभापति। याद रखिएगा किसका? तो राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, राज्यसभा का पदेन सभापति। सभापति का चर्चा किस आर्टिकल में? आर्टिकल 64 में। उसी प्रकार याद रख सकते हैं आर्टिकल 67 में। आर्टिकल 67 में हम लोग क्या पढ़े हैं दोस्तों? आर्टिकल 67, उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 में हम लोग किस चीज का चर्चा देखे हैं? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा। हाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा। याद रखिएगा क्या चीज? सीधा याद रखिए क्या चीज? निर्वाचन। और निर्वाचन में कौन भाग लेता है ये भी याद रखिएगा। तो संसद के दोनों सदन। कौन? संसद के दोनों सदन। संसद का दोनों सदन, दोनों सदन भाग लेते हैं इसमें। और आर्टिकल 69 भी याद रख सकता है दोस्तों। आर्टिकल 69 में, आर्टिकल 69 में किस चीज का चर्चा है? 69 में तो इनके जो उपराष्ट्रपति का शपथ का चर्चा। शपथ, शपथ की चर्चा। और जो उपराष्ट्रपति है उनको शपथ दिलाता कौन है? तो कौन? तो राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। इतना पॉइंट उपराष्ट्रपति के बारे में याद होना चाहिए। बाकी अभी वर्तमान में हम लोग पढ़े हैं कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन। और सीपी राधाकृष्णन जो इनका जन्म जन्म कहाँ हुआ था ये भी याद रखिएगा। जन्म कहाँ हुआ था? तो मद्रास में। कहाँ? मद्रास, तमिलनाडु।
मद्रास तमिलनाडु में। इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से किसे गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना का श्रेय दिया जाता। गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना का श्रेय किसे दिया जाता। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, चारों ऑप्शन को हम लोग रीड कीजिए। पहले क्या चीज, गौतमी पुत्र को कहा जाता है, या सप्त सातकर्णी प्रथम को, या हाल को, या श्री मुख को। तो याद रखिएगा, जो गाथा सप्तशती है नामक ग्रंथ की रचना का श्रेय किसे दिया गया है, तो हाल को। किसको, तो हाल को। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 3 वाला कौन, तो हाल। और जो हाल था ये क्या चीज, सातवाहन वंश का राजा था। कहाँ का, तो सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश का राजा था कौन, तो हाल। और हम लोग पढ़े हैं कि सातवाहन वंश की जानकारी कहाँ मिलती है, तो मत्स्य पुराण में। ये भी याद रखिएगा कि मत्स्य पुराण से हमें क्या चीज, सातवाहन वंश की जानकारी मिली है, मत्स्य पुराण से। ये याद रख सकते हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है जो बहुत बार पूछा गया दोस्तों, कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की। तो 30 ईसा पूर्व में, 30 ईसा पूर्व में किसके द्वारा किया गया था, तो राजा सिमुक के द्वारा। किसके द्वारा, राजा सिमुक के द्वारा। राजा सिमुक के द्वारा क्या चीज, सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। कब, तो 30 ईसा पूर्व में। इतना पॉइंट कम से कम याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। क्या बोल रहा है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, 2 फरवरी को, या 21 जून को, या 5 जून को, या 3 मार्च को। तो जो विश्व वन्य जीव दिवस है जो दोस्तों, वो कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को। याद रखिएगा कब, तो 3 मार्च को। 5 जून को क्या क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। ये याद होगा, ये बहुतों बार पूछा गया क्या चीज, कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो कब, 5 जून को। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व योग दिवस दोस्तों। ये भी याद रखिएगा, विश्व योग दिवस। उसी प्रकार याद रखना है कि 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये भी याद रखिएगा, क्या चीज, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो कब, 2 फरवरी को। 4 पॉइंट को याद रखिएगा, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 21 जून को विश्व योग दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन से संबंधित है। पूछ रहा है, बता क्या रहा है दोस्तों, क्या चीज पूछ रहा है क्वेश्चन, कि कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायतों का गठन से संबंधित है। हम लोग शायद प्रैक्टिस सेट नंबर 2 या 3 में इसका पूरा हम लोग विवरण पढ़े थे, कि हम लोग क्या चाहिए, पंचायतों का गठन का चर्चा किस आर्टिकल में पढ़े थे, तो आर्टिकल नंबर 243 का सी में। कब कब पढ़े थे, तो आर्टिकल नंबर 243 का सी में हम लोग पंचायतों का गठन के बारे में जिक्र किए हैं। और ये हम लोग इसको एक बार फिर से देखते हैं। पंचायतों से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। खास करके बिहार एग्जाम में तो और भी इसे ज्यादा महत्व दिया गया, क्वेश्चन को समझिए, बहुतों बार रिपीट हुआ। आइए चलते हैं, पहला क्या चीज बोल रहा, पहला क्या चीज, आर्टिकल 243 का ए में क्या चीज, ग्राम सभा की परिभाषा की चर्चा की गई है दोस्तों। क्या चीज, ग्राम सभा की परिभाषा की चर्चा किसमें, आर्टिकल 243 का ए में। फिर 243 के सी में पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया। पंचायतों की संरचना के बारे में कौन सा अनुच्छेद में, तो 243 के सी में। पंच वही अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए के जो आरक्षण की बात की गई है दोस्तों, ये कब, कौन सा आर्टिकल में, पंचायतों के अनुसूचित जाति और जनजाति और महिलाओं के आरक्षण के बारे में जानकारी दी गई है।
कौन सा आर्टिकल में? 243 के डी में। 243 के ई में पंचायतों का कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष, ये भी याद रख सकते हैं। कितना? तो 5 वर्ष। 243 के जी में पंचायतों की शक्तियां तथा अधिकार का वर्णन किया गया। 243 के में पंचायतों का चुनाव के बारे में जिक्र किया गया। ये याद रखिएगा। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय नागरिकता प्रावधानों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? 3 कथन दिए गए दोस्तों नागरिकता के बारे में। ना हम लोग बहुतों बार पढ़े हैं कि नागरिकता का चर्चा किस भाग कितना में चर्चा किया गया? तो भाग 2 में। भाग 2 में इसका जिक्र किया गया। आर्टिकल कितना से कितना तक? 5 से 11 तक। याद रखिएगा, आर्टिकल कितना से कितना तक? तो 5 से 11 तक। अब इसमें पूछ क्या रहा है? कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिए गए दोस्तों, पढ़िए तीनों कथन के। पहला क्या चीज बोल रहा है? नागरिकता को राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया। नहीं, हम लोग पढ़े हैं कि इसको राज्य सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया। ये पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन पढ़िए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों का विभिन्न श्रेणियों से संबंधित है। अभी हम बताएं दोस्तों कि नागरिकता का चर्चा भाग 2 में और आर्टिकल कितना से कितना तक? कितना से? 5 से 11 तक। वही ये बोल रहा है, तो दूसरा कथन क्या चाहिए? सही है। कथन तीसरा पढ़िए, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के केवल 3 तरीके हैं। नहीं, हम लोग पढ़े हैं, जब नागरिकता पढ़ रहे थे उस समय क्या चीज कि 3 नहीं, कितने? 5 तरीके थे। कितना? 5 तरीके थे। याद रखिएगा, ये 5 तरीके कौन कौन से थे ये भी याद करना जरूरी है। पहला याद रखिएगा, वो व्यक्ति जन्म से भारतीय हो, इसको नागरिकता मिल सकता है। देशीकरण से, याद रखिएगा क्या चीज? जन्म से, देशीकरण से, पंजीकरण से, कितना हुआ? 3 हुआ। वंश से 4 हो गया। और एक 5वां याद रखिएगा, भूमि अर्जन द्वारा। क्या चीज? भूमि अर्जन द्वारा उसे भारतीय नागरिक, वो भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कितने तरीके हो गए? 5, ना कि 3। ये तीसरा कथन में क्या हो गया? तो गलत हो गया। इस और पूछ क्या रहा था? कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, केवल 3 नहीं, केवल क्या चीज? 2 सही है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 3 वाला याद रख सकते हैं। इसमें बहुतों बार पूछा गया दोस्तों। जो अनुच्छेद याद रखिएगा, इसमें महत्वपूर्ण क्या चीज? अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 का बहुत बार जिक्र किया गया। अनुच्छेद 11 में है क्या? तो नागरिकता पर जो कानून बनाता है, जो कानून बनेगा वो कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा। याद रखिएगा, नागरिकता पर कानून नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद को है। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया। और इसमें याद रखिएगा कि ये किसकी देख रेख में होता है? तो गृह मंत्रालय के देख रेख में। याद रखिए, किसकी? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के देख रेख में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत ग्रहण करती है? इसको समझिएगा दोस्तों, क्या बोल रहा है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत ग्रहण करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, 10%, 1%, या 5%, या 0.01%। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 1%। इसमें समझने वाली बात क्या है दोस्तों कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, जो पारिस्थितिकी तंत्र को 2 घटक में बांटा गया। याद रखिए, इसका 2 घटक है। घटक को समझिएगा।
पहला घटक क्या चीज, जैव, याद रखिएगा क्या चीज, जैव। जैव और अजैव ये दो घटक में बटे हुए हैं। अजैव में याद रख सकता है दोस्तों, इसमें तो जैव मतलब समझ में आ रहा है, जीव जंतु ऐसा। अजैव मतलब जो मतलब जिसमें जान ना हो एक तरीका से, जैसे में भूमि हो गया, भूमि हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, ये क्या चीज, ये सब किसका उदाहरण है, तो अजैव घटक का उदाहरण हो गया। और ये जो जैव घटक का उदाहरण, जैव घटक को तीन भागों में बांटा गया, ये भी याद रखिएगा। कौन कौन से, तो पहला याद रखिएगा और क्या चीज, उत्पादक, उत्पादक। दूसरा याद रखना क्या चीज, उपभोक्ता। और तीसरा याद रखना क्या चीज, अपघटक। अपघटक। अब उत्पादक में किसको रखा गया, उपभोक्ता किसको कहते हैं, या अपघटक किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा जो उत्पादक है का उदाहरण में याद रखिएगा पेड़ पौधे दोस्तों, क्या चीज, पेड़ पौधे। उसी प्रकार उपभोक्ता में जीव जंतु, जैसे जानवर हो गए दोस्तों, याद रखिएगा जीव जंतु या जानवर। जीव जंतु तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये जीव जंतु में क्या चीज, पेड़ पौधे भी आ जाते हैं। क्या चीज, जानवर, याद रखिएगा। अपघटक में मतलब सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। ये जो घटक है दोस्तों, ये इसको कितने भागों में बांटा गया है, जो पारिस्थितिकी तंत्र का घटक को जैव में और अजैव में। अजैव में किनको रखा गया, तो सूक्ष्म जैसे भूमि हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया। और जैव में किसको, उत्पादक में, उपभोक्ता में। और अपघटक में किसको रखा गया, तो सूक्ष्म जीव जंतुओं को। ये पॉइंट याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये जो श्रृंखला है पारिस्थितिकी तंत्र वाला, ये जो इस श्रृंखला में पहला श्रृंखला से दूसरा श्रृंखला, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा को कोई जानवर खाया, जैसे में गाय खाया, तो इससे ऊर्जा जो स्थानांतरण होता है वो कितना परसेंट होता है, तो मात्र कितना, 10%। याद रखिएगा ऊर्जा स्थानांतरण होता है कितना, एक श्रृंखला से दूसरे श्रृंखला के द्वारा, तो कितना, 10% होता है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपात स्थिति के दौरान मौलिक अधिकारों को स्वचालित रूप से निलंबित कर देता है, क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपात स्थिति के दौरान मौलिक अधिकारों को स्वचालित रूप से निलंबित कर देता। हम लोग को समझना दोस्तों कि पहले समझिएगा क्या चीज, कि आपात, आपात से क्वेश्चन है, क्या चीज, आपात उपबंध से, क्या चीज, आपात उपबंध से। आपात उपबंध की चर्चा भाग कितना में किया गया है, तो भाग 18 में। भाग 18 में क्या चीज, आपात उपबंध की चर्चा किया गया है। आर्टिकल कहां से कहां तक दोस्तों, आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक के क्या चीज, आपात की चर्चा की गई है। आपातकाल, आप समझिएगा इसमें क्या बोल रहा है, कि मौलिक अधिकार का कौन सा सॉरी, जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो आपात स्थिति के दौरान मौलिक अधिकारों को स्वचालित रूप से बंद कर देता। तो चार ऑप्शन दिया गया दोस्तों, चारों ऑप्शन को पढ़िए। अनुच्छेद 359 के द्वारा, अनुच्छेद 356 के द्वारा, या अनुच्छेद 352 के द्वारा, या अनुच्छेद 358 के द्वारा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 358 के द्वारा ही आपात स्थिति के दौरान मौलिक अधिकार जो हम लोग को दिए गए हैं, जो भाग 3 में हम लोग को पढ़ना है, क्या चीज, मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है, उसे क्या चीज, जब ये आपात लागू होता है तो वह स्वतः निलंबित हो जाता है। ये किस अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के कारण, तो किस अनुच्छेद में लिखा गया, जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद 358 में। और अगर यही बात को, अगर जैसे में हम लोग इस पे आवाज भी उठा सकते हैं कि मेरा ये मौलिक अधिकार है और ये मतलब ये हनन किया जा रहा है, इस पर हम लोग आवाज उठा सकते हैं। लेकिन आपात लग जाए तो आपातकाल के दौरान ये हम लोग इस बात को लेकर के हम लोग कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते हैं। यही चीज को किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया, निलंबन का जो निलंबित हुआ, यही
इसको हम कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हैं। जैसे जो हम लोग का जो मौलिक अधिकार है वो हनन नहीं, जो हनन हो रहा है उसको हम मतलब कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 359 के तहत। कब? राष्ट्र जब आपातकाल लगा हो। याद रखिएगा, आपातकाल, 3 आपातकाल लगते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 352 के तहत। याद रखिएगा, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 याद रखिएगा। 3 तरह के आपात लगते हैं, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ये तीनों आपात याद रखना। पहला क्या चाहिए? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात। क्या चाहिए? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक मात्र 3 बार, कितना बार? 3 बार लगा। अब तक कितना? मात्र 3 बार लगा। कब कब? कब कब? 1961 में। कब कब? 1961 में, सॉरी 1962 में। और कब? 1971 में और 1975 में। याद रखिएगा, 1962, 1971 और 1975 में। 75 में अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हो चुका है। और आर्टिकल 356 क्या बोलता है? 352 राष्ट्रीय आपातकाल और आर्टिकल 356 राजकीय आपातकाल। क्या चीज? राजकीय या राष्ट्रपति शासन इसको भी बोलते हैं। क्या चीज? राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात। राजकीय आपात ये अभी तक कितने बार लगा दोस्तों? तो ये अनेकों बार हर राज्यों में लगता है। हर राज्य में लग चुका है, अधिकांशतः राज्यों में लगा हुआ रहता है। क्या चीज? राजकीय आपात। और ये इसमें याद रखना है कि पहली बार किस राज्य में लगा था? तो पहली बार किस राज्य में लगा था? तो पंजाब में। कब लगा था? सॉरी, कहाँ लगा था? तो पंजाब में। और उस समय पंजाब का नाम क्या था दोस्तों? तो पेप्सू था। पेप्सू भी ऑप्शन में दे सकता है। आर्टिकल 360 याद रखिएगा, आपात उपबंध, सॉरी वित्तीय वित्तीय आपात। क्या चीज? वित्तीय आपात। आर्टिकल 360 में क्या चाहिए? वित्तीय आपात की चर्चा। वित्तीय आपात की वित्तीय आपात की चर्चा किस आर्टिकल में? आर्टिकल 360 में। और ये अभी तक नहीं लगा दोस्तों। याद रखिएगा, नहीं लगा, एक बार भी नहीं लगा। इतना पॉइंट आपातकाल से याद रख सकते हैं दोस्तों। इसका मेनली आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 358। बाकी इतना पॉइंट आपातकाल से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? दोस्तों 2034 का पूछ रहा है। कब का? 2034 का। इससे पहले दोस्तों हम लोग पहले देख लेते हैं इसका आंसर। 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा कौन कौन करेगा दोस्तों? कतर करेगा, रूस करेगा, या सऊदी अरब करेगा, या ब्राजील करेगा? कौन करेगा? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब इसका मेजबानी करने वाला दोस्तों का फीफा विश्व कप 2034 का। इससे पहले हम लोग 2022 में कहाँ कौन सा देश मेजबानी किया था दोस्तों? 2026 याद रख सकते हैं, 2030 याद रख सकते हैं, और 2034 तो अभी हम लोग पढ़े। 2022 में कहाँ कहाँ कौन सा देश मेजबानी किया था? तो कतर द्वारा। याद रखिएगा। और 2026 वाला दोस्तों कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया और यूएसए अमेरिका। ये 3 देश मिल करके क्या चीज? क्या चीज? फीफा विश्व कप की मेजबानी करेंगे। और 2030 में, जो 2030 में होने वाला है वो कहाँ? मोरक्को में, पुर्तगाल में और स्पेन में। ये 3 देशों में होने वाला दोस्तों 2030 में। ये पॉइंट याद रखिएगा। और एक पॉइंट याद रखिएगा, और पहली बार फीफा विश्व कप के पहली बार फीफा विश्व कप का आयोजन कब हुआ था? तो कब? 1930 में। कब? 1930 में पहली बार।
पहली बार पूछे तो कब? 1930 में, 2022 में कतर में, 2026 में कनाडा और मेक्सिको और यूएसए में, और क्या चीज 2030 में मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में, और 2034 जो अभी पूछा गया था दोस्तों सऊदी अरब में इसका मेजबानी करेगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है? किसी माध्यम का तापमान बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या बोल रहा है दोस्तों? किसी माध्यम का तापमान बढ़ने पर उसकी ध्वनि का चाल पर क्या बढ़ता है? तो एक बात याद रखना कि गर्म हवा में भी अगर सॉरी, पहले इसको देखते हैं दोस्तों, क्या चीज तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन को पढ़िए। क्या बोल रहा है? यह कम हो जाती है, नहीं दोस्तों ये क्या चीज कम नहीं जाती है और बल्कि बढ़ जाती है। यह तापमान से प्रभावित नहीं होता है, तापमान से प्रभावित होता है। यह बढ़ जाती है, इसका ये 3 वाला आंसर है जो क्या चीज सही हो जाएगा। याद रखिएगा इसका 3 वाला जो आंसर है क्या चीज, जब किसी माध्यम का तापमान बढ़ने पर उसका ध्वनि का जो चाल है वो क्या चीज बढ़ जाता है। ध्वनि, एक बात और याद रखिएगा, ध्वनि की चाल के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और ध्वनि गर्म, जैसे में अगर गर्म हवा में दोस्तों ध्वनि की चाल अधिक होती है, ये भी याद रखिएगा। गर्म हवा में ध्वनि की चाल कैसी होती है? अधिक होती है, और ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, ये भी याद रखिएगा। और प्रतिध्वनि का जो हम लोग सुनते हैं, प्रतिध्वनि हम लोग जो सुनते हैं वो कब सुनाई देता है? तो 1/10 सेकंड के बाद। इतना पॉइंट याद रखना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में कौन सा कथन सही है? न्यूट्रॉन के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। हम लोग न्यूट्रॉन पिछला ही वीडियो में पढ़े थे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? किसने? तो जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक ने। चैडविक ने क्या चीज न्यूट्रॉन की खोज की थी। 4 कथन दिया है, कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो आइए चारों कथन को हम लोग रीड करते हैं। उसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? क्या चीज न्यूट्रॉन में होता है? नहीं दोस्तों, ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? तो इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में क्या चीज ऋणात्मक आवेश होता है। वे प्रोटॉन से भारी होता है? नहीं दोस्तों, एक प्रोटॉन से भारी नहीं होता। वे उदासीन होते हैं? हाँ, ये जो न्यूट्रॉन है दोस्तों ये क्या चीज उदासीन होते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन पढ़े, क्या चीज इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं और न्यूट्रॉन क्या चीज पढ़े उदासीन होते हैं। उसी प्रकार याद रखिएगा, जो प्रोटॉन है दोस्तों, जो प्रोटॉन है वो क्या चीज होता है? तो धनात्मक होते हैं। क्या चीज धनात्मक होते हैं। यहाँ लिखा है दोस्तों उसमें धनात्मक आवेश होता है। तो धनात्मक आवेश किसमें होता है? प्रोटॉन में, ना कि न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन क्या चीज है? एक उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना ही ऋणात्मक चार्ज और ना ही धनात्मक चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम पंथी पक्ष के प्रति सुझाव रखने वाले नेता रास बिहारी घोष ने कांग्रेस के किन 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी दोस्तों? याद रखिएगा, नरमपंथी और गरमपंथी का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो 1907 में। कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था कब? पहली बार विभाजन कब हुआ? 1907 में। कौन कौन टूटे? नरमपंथी और गरमपंथी। कांग्रेस 2 भागों में टूट गया, गरम दल और नरम दल। और वही नरम दल का एक प्रमुख नेता कौन थे? रास बिहारी घोष। वो कब कब कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे? ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए। सूरत अधिवेशन 1907 में और मद्रास अधिवेशन 1908 में। इसका सही आंसर है दोस्तों यही, जो सूरत का 1907 वाला जो अधिवेशन है और मद्रास का जो 1908 में जो का जो अधिवेशन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा? रास बिहारी घोष के द्वारा ही किया गया दोस्तों। और याद है क्या, जैसे मैं अभी हम लोग क्या बताएं, तो जो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था दोस्तों। क्या चीज? कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन विभाजन हुआ था कौन कौन सा दल में? नरम दल और गरम दल। कौन कौन सा? नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। तो नरम दल का एक प्रमुख नेता तो जान लिए, गरम दल का भी नेता का नाम जानते हैं दोस्तों? दो याद रखिएगा, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय होगा दोस्तों।
बाल गंगाधर तिलक हो गए, ऊपर से गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। ये क्वेश्चन बना है इसलिए बतला रहा है दोस्तों कि इनमें से क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि इनमें से कौन से गरम दल के नेता नहीं थे। चाहे चार ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें 3 गरम दल का नेता होंगे, एक नहीं होंगे। इस तरीका से क्वेश्चन बनता है, इसलिए याद रखिएगा कौन कौन से गरम दल के 3 नेता का नाम याद रखिएगा। लाला लाजपत राय, और क्या चीज, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं को बाल गंगाधर तिलक को ही क्या चाहिए दोस्तों, अर्धनंगा फकीर भी कहा जाता था। क्या चाहिए, सॉरी क्या चाहिए, बाल गंगाधर तिलक। अब हम लोग समझते हैं कांग्रेस की बात आ गया दोस्तों। तो कांग्रेस के बाद में आगे समझिएगा कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना अगर पूछे, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो बम्बई में। कहाँ, तो बम्बई में, ये भी याद रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना कब, 1885 में। कहाँ, बम्बई में। किसके द्वारा हुआ, तो ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था कांग्रेस की स्थापना। अगर कांग्रेस की पहली अध्यक्षता पूछे कि पहली बार, जैसे मैं कब कब 1907 के अध्यक्षता के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो पहली बार अध्यक्षता कब हुआ था, तो 1985 में पहली बार अध्यक्षता। जिसमें अध्यक्ष कौन थे, 1985 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो कौन अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू सी बनर्जी, विमेश चंद्र बनर्जी। और ये अधिवेशन पहला हुआ कहाँ था दोस्तों, तो बम्बई में। कम से कम इतना पॉइंट याद रखना कांग्रेस के बारे में। अगला अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा न्यायालय भारत के छोटे धन संबंधी हिस्सेदारी के सिविल मामले का समाधान करते हैं। हम लोग न्यायालय के बारे में समझते हैं दोस्तों कि ऊपर से समझते हैं कि ऊपरी न्यायालय कौन है, ऊपर में किन को रखा गया, उसके बाद उनके नीचे कौन कौन सा न्यायालय है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट। उसी तरीका से उसके नीचे क्या है दोस्तों, मुंसिफ न्यायालय। उसके नीचे कौन कौन है, तो पंचायत न्यायालय है। तो इसको समझिएगा, पहला जो सीढ़ी है दोस्तों, जो जिनको ऊपर रखा गया, ऐसे समझिएगा। ऊपर रखा गया किनको, सुप्रीम कोर्ट को। इनके नीचे क्या चाहिए दोस्तों, हाई कोर्ट को। क्या चाहिए, हाई कोर्ट को। इनके नीचे किनको रखा गया, तो जिला न्यायालय का, जिला जिला न्यायालय को। इनके नीचे किनको रखा गया, तो मुंसिफ कोर्ट, मुंसिफ न्यायालय। और इनके नीचे पंचायत न्यायालय, याद रखिए आप, न्याय पंचायत बोल सकते हैं। न्याय पंचायत। अब जैसे में दोस्तों अगर समझिएगा कि अगर न्याय पंचायत, ये ग्रामीणों में दोस्तों, अगर गांव गांव में विवाद हो, चाहे अगर पैसा के लिए, किसी चीज के लिए, अगर यहाँ से नहीं सुलझे तो कहाँ जाएगा, मुंसिफ न्यायालय में। अगर मुंसिफ न्यायालय में नहीं सुलझा, उसको उसका सॉल्यूशन मिला तो कहाँ जाएगा, जिला न्यायालय में। जिला न्यायालय में नहीं उसका सॉल्यूशन मिला तो कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अगर नहीं मिला तो अंतिम न्याय कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा। इसी प्रकार इसको सजाया गया। और हाई कोर्ट की चर्चा याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस आर्टिकल में किया गया, आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 124 में क्या चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा। हाई कोर्ट की चर्चा कितना कब, कौन सा आर्टिकल में किया गया, तो याद रखिएगा आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट की चर्चा। जिला न्यायालय की चर्चा किस आर्टिकल में है, ये भी याद रखिएगा, जिला न्यायालय की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 233 में। यह याद रखिएगा, ये तीन कम से कम याद रखना, सुप्रीम कोर्ट 124, आर्टिकल 124,
हाई कोर्ट 214 और जिला न्यायालय 233। अब आइएगा, क्या बोल रहा है, भारत में छोटे धन संबंधी हिस्सेदारी सिविल मामले का जो समाधान करता है दोस्तों, वो कौन करता है? सत्र न्यायालय नहीं दोस्तों, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्री नहीं, मुंसिफ न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय नहीं, कौन सा? तो मुंसिफ न्यायालय दोस्तों, मुंसिफ न्यायालय। और ये जो मुंसिफ न्यायालय में दोस्तों, ये 20,000 से नीचे का मामला को भी ये सुलझाता है। याद रखिएगा, 20,000 से नीचे का मामला भी हो, अगर पैसा सिविल मामला है दोस्तों, धन संबंधी हिस्सेदारी वाला जो मामला है, अगर 20,000 से नीचे का भी मामला है तो कौन सुलझाएगा? तो मुंसिफ न्यायालय सुलझाएगा। याद रखिएगा, इतना पॉइंट कम से कम इससे याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लस आई टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।